नमस्कार। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। ये एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है, क्रोन्स डिजीज एक्सप्लेन्ड। इसमें क्रोन रोग पर काफ़ी गहराई से बात की गई है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी ट्रांसक्रिप्ट को आधार बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रोन रोग आखिर है क्या, स्रोत इसके क्या संभावित कारण बताता है और आजकल जो इलाज हैं उनकी क्या सीमाएं बताई गई हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि इसे संभालने के लिए मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल और जो नेचुरल तरीके हैं उन पर क्या नज़रिया पेश किया गया है। बिल्कुल। स्रोत में एक बात है जो मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं कि शायद आज बहुत कम लोगों को सीधे तौर पर इस जानकारी की ज़रूरत लगे, लेकिन इसे समझना शायद हम सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, खासकर बचाव के लिहाज से। वो जो कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव है। हाँ सही कहा। तो अगर थोड़ी जानकारी हो तो क्या पता हम अपने शरीर को इससे बचा पाएं। बिल्कुल। और स्रोत का इशारा ये भी है कि अगर मान लीजिए बीमारी हो भी जाए तो इसके पीछे के जो कारण हैं उनको समझने से शायद इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्रोहन रोग, ये है क्या चीज? स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, तो स्रोत बताता है कि ये एक लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक दिक्कत है। इसमें होता क्या है कि आंतों में सूजन आ जाती है। अंग्रेजी में इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी कहते हैं। ये शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है, जाती नहीं आसानी से। अच्छा, और ये आंतों में कहीं भी हो सकती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, कहीं भी? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये आंतों के पूरे रास्ते में कहीं भी हो सकती है। छोटी आंत में भी हो सकती है, बड़ी आंत में भी। खास बात यह है कि इसमें आंतों के अंदर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, और कभी-कभी छोटे-छोटे घाव बन सकते हैं। स्रोत उन्हें माइक्रो घाव कहता है, और फुलाव भी महसूस हो सकता है। पर मेन चीज है वो सूजन। समझ गया। तो ये आंतों की एक पुरानी सूजन वाली बीमारी है। ठीक है। अब आते हैं आजकल की जो मेडिकल साइंस है उस पे। वो इस स्थिति को कैसे देखती है, खासकर इलाज के नजरिए से? स्रोत ने इस बारे में क्या बताया है? देखिए, स्रोत के अनुसार जो मॉडर्न मेडिसिन है वो लक्षणों को सिम्टम्स को काबू में करने के लिए कुछ मामलों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करती है। और कभी-कभी जब हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो स्थिति को थोड़ा आरामदायक बनाने के लिए सर्जरी यानी ऑपरेशन की सलाह भी दी जा सकती है। लेकिन यहीं पर एक पेच है ना? स्रोत ये भी कहता है कि मॉडर्न साइंस अब तक पूरी तरह ये समझ ही नहीं पाई है कि ये बीमारी होती क्यों है, इसका असली कारण क्या है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत उठाता है। उनका साफ कहना है कि आधुनिक विज्ञान लेकिन अभी तक इसके सटीक कारण को पहचान ही नहीं पाया है। पक्के तौर पे कहना मुश्किल है कि ये क्यों होती है। हालांकि हाँ, कुछ थ्योरीज हैं, रिसर्च भी हुई है जिनके आधार पे कुछ संभावित कारण माने जाते हैं। तो फिर उन्हीं संभावित कारणों पर बात करते हैं जो स्रोत में बताए गए हैं। एक बड़ा सिद्धांत तो ऑटो इम्यूनिटी का लगता है। बिल्कुल। स्रोत इसे सीधे तौर पर शरीर की इम्यून सिस्टम यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी गड़बड़ी बताता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी, आसान भाषा में कहें तो शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो गलती से शरीर के ही स्वस्थ हिस्सों पर जैसे आंतों पर हमला करने लगता है। अच्छा, और स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस ऑटो इम्यूनिटी को संभालने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास स्टेरॉइड के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। ये बात सही है? हाँ, स्रोत का तो यही कहना है कि आधुनिक चिकित्सा तो ऑटो इम्यूनिटी को स्टेरॉइड छोड़ा कंट्रोल ही नहीं कर सकती। देखिए, ये स्रोत का अपना नजरिया है और ये बात उनके तर्क के लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं से वो इस विचार की तरफ बढ़ते हैं कि शायद हमें उन असली वजहों पर काम करना चाहिए जो इस ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर कर रही। इसके अलावा जेनेटिक्स का भी जिक्र है, खानदानी असर। लेकिन मुझे लगा कि स्रोत एपिजेनेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये एपिजेनेटिक्स क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, स्रोत मानता है कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ हद तक खानदानी असर रहता है, लेकिन वो एपिजेनेटिक्स पर ज्यादा जोर देता है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि हमारे जीन्स भले ही हमें किसी बीमारी के प्रति थोड़ा ज्यादा, कह लीजिए, संवेदनशील बनाते हों, लेकिन हमारी जीवन शैली, हमारा खानपान, हमारा वातावरण, ये सब मिलकर तय कर सकता है कि वो जीन्स असल में एक्टिवेट होंगे या नहीं। अच्छा, स्रोत ने इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है ना, कि एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं,
तो में से एक को बीमारी हो जाती है, बाकी दो को नहीं होती, जबकि उनके जीन्स तो काफी मिलते जुलते हैं। सही पकड़ा आपने। स्रोत का तर्क यही है कि शायद उन दो बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत था, या उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन ऐसा था जिसने उन्हें बचा लिया, भले ही उनमें जेनेटिक तौर पर थोड़ी संभावना रही हो। मतलब सीधी सी बात है, सिर्फ जीन्स ही सब कुछ तय नहीं करते, हमारा रहन सहन भी बहुत मायने रखता है। और वातावरण का क्या, माहौल का, उसे भी एक वजह माना गया है। हाँ, स्रोत कहता है कि माहौल यानी पर्यावरणीय कारकों को भी दोष दिया जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी साफ करता है कि सिर्फ माहौल ही जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि सोचिए, एक ही माहौल में रहने वाले सभी लोगों को तो ये बीमारी नहीं होती, तो बात घूम फिर के फिर से व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी और उसकी लाइफस्टाइल पर आ जाती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी हो गया, जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स का एंगल हो गया, और पर्यावरण। लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत का असली फोकस कहीं और है। वो क्या है? बिल्कुल सही। स्रोत सबसे ज्यादा जोर देता है हमारे पेट के स्वास्थ्य पर, आजकल जैसे गट हेल्थ कहते हैं ना, उस पर, और उसमें भी खास तौर पर हमारी आंतों में जो करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं उनके संतुलन पर, उनके बैलेंस पर। हाँ, एक गट हेल्थ वाली बात तो आजकल काफी सुनने में आती है, और स्रोत कह रहा है कि मॉडर्न साइंस भी अब इस कनेक्शन को मान रही है कि हमारी आंतों में जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का जो बैलेंस है, उसका बिगड़ना इस बीमारी की एक बड़ी वजह हो सकता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे एरोगे रेक्टा बोरोकारण कहता है, यानी इस रोग का एक बड़ा कारण, और वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन सभी बैक्टीरिया का सही संतुलन बनाए रखना, मतलब ऑल बैक्टीरिया बैलेंसटा ठीक रखाटा बड़ो जरूरी, ये बेहद जरूरी है। और ये बात सिर्फ हमारे पाचन तक ही सीमित नहीं है ना। स्रोत में गट ब्रेन एक्सेस का भी जिक्र है। स्रोत में शायद गैट ब्रेन एक्सेस लिखा है, ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक कॉन्सेप्ट है। स्रोत बताता है कि हमारे पेट का स्वास्थ्य, और खास तौर पर वहां रहने वाले बैक्टीरिया, वो सिर्फ हमारा खाना पचाने में ही मदद नहीं करते, बल्कि वो हमारे मूड को, हमारी नींद को, यहाँ तक कि हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को चलाने वाले बड़े कारीगर हमारे गट हेल्थ के बैक्टीरिया हैं। सोचिए जरा, आज हमारा मन कैसा रहेगा ये हमारे पेट के बैक्टीरिया तय कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब पेट का सीधा कनेक्शन दिमाग से, और जाहिर है फिर तो हमारे खानपान का इस पर सीधा असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। स्रोत के मुताबिक जो खराब बैक्टीरिया है ना, उन्हें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, चीनी, मैदा, ये सब बहुत पसंद है। ये चीजें उन्हें फलने फूलने में मदद करती हैं, और आजकल की डाइट में यही सब ज्यादा होता है। और अच्छे बैक्टीरिया, उनका क्या? उन्हें क्या पसंद है? अच्छे बैक्टीरिया का खाना है फाइबर, यानी फल, सब्जियां, साबुत अनाज। अब आप खुद सोचिए, हमारी आजकल की डाइट में फाइबर अक्सर कम होता है और प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा, तो अनजाने में ही हम खराब बैक्टीरिया को दावत दे रहे होते हैं और अच्छे वालों को भूखा रख रहे होते हैं। सही बात है। स्रोत का तर्क यही है, और सिर्फ खाना ही नहीं, स्रोत एंटीबायोटिक दवाओं के बेवजह और ज्यादा इस्तेमाल पर भी चिंता जताता है। कथाए कथा बिना प्रयोजने एंटीबायोटिकर प्रयोग, मतलब जरा सी बात पर एंटीबायोटिक ले लेना। ये एंटीबायोटिक्स कई बार अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे पेट का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ये सब जानकर तो लगता है कि हमारी ये रोजमर्रा की आदतें, हमारा खान पान, ये सब कितना बड़ा रोल निभाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मॉडर्न मेडिसिन के पास, जैसा स्रोत कहता है, सीमित जवाब है, तो फिर प्रबंधन या सुधार के लिए स्रोत क्या रास्ता सुझाता है? कोई अलग नजरिया है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री नजरिया पेश करता है। उसका मूल तर्क ये है कि भाई, अगर हम उन वजहों पर काम करें जिनकी वजह से ये बीमारी होती मानी जा रही है, जैसे कि बिगड़ी हुई इम्यूनिटी और पेट का खराब स्वास्थ्य है, तो शायद हम इसे प्राकृतिक रूप से बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। स्रोत का कहना है, কারণগুলো যদি আমরা কারণগুলোর উপরে কাজ করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা ভালো থাকতে পারি। मतलब अगर हम कारणों पे काम करें तो मुझे लगता है हम बेहतर रह सकते हैं। तो करना क्या होगा? स्रोत क्या सुझाव देता है? किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? मुख्य तौर पर दो बातें हैं। पहला, उन चीजों से बचना जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें शामिल है प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड। स्रोत में खास तौर पर एमिल प्रोटीन का जिक्र है, जो शायद एनिमल प्रोटीन की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल वाली चीजें और दवाओं का बहुत ज्यादा और बेवजह इस्तेमाल, ये सब इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है।
ठीक है, ये तो हुई बचने वाली चीजें। और दूसरा पहलू क्या है? किन चीजों को अपनाना है? दूसरा पहलू है उन चीजों को बढ़ाना जो इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। अब स्रोत सीधे सीधे कोई लिस्ट तो नहीं देता, लेकिन पूरे डिस्कशन से ये साफ है कि उसका इशारा प्राकृतिक साबुत खाने की तरफ है। ऐसा खाना जिसमें फाइबर भरपूर हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो शरीर को पोषण दे, ना कि उसे और बोझिल करे। स्रोत प्रकृति के नियमों का पालन करने पर भी काफी जोर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सुनने में थोड़ा बड़ा सिद्धांत लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली अपनाना जो प्रकृति के साथ तालमेल में हो। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है सुबह प्रकृति के साथ उठना, प्राकृतिक तरीके से बना खाना खाना। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि 90% खाना प्राकृतिक हो और 10% कभी कभार सामाजिक मौकों पर पका हुआ खा सकते हैं। और सूरज डूबने के बाद भारी भोजन ना करना, ये जीवन शैली के सरल सिद्धांत हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में स्रोत का वक्ता अपना एक निजी अनुभव भी बताता है, अपनी पत्नी के बारे में। वो क्या था? हाँ, ये स्रोत का एक अहम हिस्सा है। वक्ता दावा करता है कि उसकी पत्नी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जो कि एक और ऑटो इम्यून बीमारी है। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी का आरए फैक्टर पॉजिटिव था, उंगलियां मुड़ने लगी थीं और डॉक्टर ने कहा था कि स्टेरॉइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्रोत के वक्ता का अपना दावा है, जिसे हम सिर्फ यहाँ बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। तो उनके दावे के मुताबिक इन प्रकृति के नियमों को अपनाने से क्या नतीजा निकला? उनकी पत्नी का क्या हुआ? उनका दावा है कि इन सिद्धांतों पर चलने से, मतलब लाइफस्टाइल और खानपान बदलने से, उनकी पत्नी का आरए फैक्टर नेगेटिव हो गया और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें जोड़ों में कोई दर्द नहीं है। आर्या नेगेटिव এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার কোনো জয়েন্ট পেন নেই। वो इस अनुभव को अपने बताए तरीकों के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। ये वाकई एक मजबूत दावा है जो स्रोत के वक्ता ने अपने अनुभव के आधार पर किया है। अब एक और जरूरी फर्क पर आते हैं जो स्रोत बताता है, कंट्रोल बनाम क्योर, यानी नियंत्रण बनाम पूरी तरह इलाज। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत साफ कहता है कि वो क्योर यानी पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता। क्योरा भी बोलते पारबो ना। और सच तो ये है कि ज्यादातर पुरानी बीमारियों के मामले में मॉडर्न मेडिसिन भी अक्सर मैनेजमेंट या कंट्रोल की ही बात करती है, क्योर की नहीं। लेकिन स्रोत का मानना है कि कंट्रोल करना यानी स्थिति को काबू में रखना संभव है अगर वजहों पर काम किया जाए तो। हाँ, स्रोत का वक्ता इस बारे में काफी यकीन से कहता है कि अगर असली वजहों पर काम किया जाए तो स्थिति को कंट्रोल करना मुमकिन है। कंट्रोलटा आम्ही दायित्व नहीं बोलते पारी। वो ये भी मानता है कि इमरजेंसी में या जब लक्षण बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट अपना के मेडिसिन नीते होवे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लंबे समय के आराम के लिए उन कारणों को दूर करना ही होगा जिनसे ये परेशानी पैदा हो रही है। किंतु जे कारणे कष्ट होच्छे से कारणटा दूर आपनाकेई करते होबे। मतलब जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? एक तरफ मॉडर्न साइंस की समझ है ऑटो इम्यूनिटी और गट बैक्टीरिया के रोल के बारे में, और दूसरी तरफ स्रोत का ये जीवन शैली पर आधारित नजरिया है। लगता है इनमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है। बिल्कुल, ये जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो या तो खुद इस तरह के किसी ऑटो इम्यून समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आजकल जिस तरह ये बीमारियां बढ़ रही हैं उसे देखते हुए बचाव के तरीकों में दिलचस्पी रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, अगर हम मुख्य बातें समेटना चाहें तो? संक्षेप में कहें तो क्रोन रोग एक जटिल और पुरानी सूजन की बीमारी है। स्रोत के मुताबिक इसके पीछे ऑटो इम्यूनिटी और हमारी आंतों के माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया के संतुलन में गड़बड़ी की बड़ी भूमिका हो सकती है। जहां मॉडर्न इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को दबाने पर फोकस करता है, जैसे स्टीरॉयड या सर्जरी, वहीं ये स्रोत एक पूरक, एक कॉम्प्लीमेंट्री रास्ता सुझाता है। और वो पूरक रास्ता क्या है, एक बार फिर से बताएं। वो ये बीमारी की संभावित जड़ों पर काम करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। इसमें खानपान पर ध्यान देना, यानी मतलब प्राकृतिक फाइबर वाला खाना ज्यादा और प्रोसेस्ड जंक चीजें कम, एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में सावधानी बरतना और प्रकृति के करीब जीवन जीना शामिल है। स्रोत का दावा है कि इससे स्थिति को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और ओवरऑल सेहत सुधर सकती है। और मुझे स्रोत की वो शुरुआती बात फिर याद आ रही है, रोकथाम इलाज से बेहतर है।
ये बात कितनी सही लगती है यहाँ पर। स्रोत ये भी कहता है कि हमारा शरीर दरअसल स्वस्थ रहने के लिए ही बनाए, बशर्ते हम उसके कुदरती नियमों का पालन करें। শরীর ভগবান সেভাবে ডিজাইন করেছে যদি তার নিয়মে প্রকৃতির নিয়মে আমরা চলি আমাদের শরীরে কোনো রোগ আসতে পারে না। यानी भगवान ने शरीर को ऐसे ही डिजाइन किया है कि अगर हम उसके नियमों, प्रकृति के नियमों से चलें तो हमारे शरीर में कोई रोग आ ही नहीं सकता। ये काफी आशावादी सोच है। हाँ, ये एक काफ़ी उम्मीद जगाने वाला नज़रिया है और कहीं ना कहीं हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित भी करता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाता है वो गट ब्रेन एक्सिस वाली बात। स्रोत ने पेट के स्वास्थ्य को सिर्फ क्रोहन जैसी शारीरिक बीमारियों से ही नहीं जोड़ा, बल्कि गट ब्रेन एक्सिस के जरिए हमारी मानसिक स्थिति जैसे हमारा मूड, हमारी चिंता, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी अवस्थाओं से भी जोड़ा है। हाँ, ये गट ब्रेन एक्सिस वाली बात पे वाकई और सोचने की जरूरत है कि पेट का दिमाग पर इतना गहरा असर तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हम रोजाना खाने पीने और जीने के जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं वो किस हद तक सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी पूरी मानसिक सेहत को गढ़ रहे हैं। शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम सोचते हैं। ये एक गहरा सवाल है और शायद अपने खान-पान और लाइफस्टाइल को थोड़ा और ध्यान से देखने की एक बड़ी वजह भी। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा।